2018 में अपनी शादी के करीब 5 महीने बाद आयुषी साहब अपने पेरेंट्स को विजिट कर रही थी छत्तीसगढ़ में, और फिर सडनली उनके पति उधर आए और उन्होंने कहा कि वो उनको कुछ सुनाना चाहते हैं। उन्होंने अपना फोन लिया और प्ले का बटन प्रेस किया और फिर प्ले हुई आयुषी की प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस जो उनके पति ने रिकॉर्ड करी थी बिना परमिशन के। आयुषी के पति एकदम गुस्से में थे क्योंकि उनको ये पता चला था कि आयुषी अपनी माँ से अपने ससुराल के बारे में कंप्लेन कर रही थी और वो अपने एक मेल फ्रेंड से भी बात कर रही थी। इवेंचुअली उनकी मैरिज एंड हो गई। आयुषी को कोई आइडिया नहीं था कि उनके पति को ऐसी कॉन्वर्सेशंस के बारे में पता कैसे चला, पर उनके पास एक क्लू था। जो उनका वीवो स्मार्टफोन था वो उनके पति ने उनको एंगेजमेंट गिफ्ट के तौर पे दिया था। सर्वेलेंस बस एक भाग है इंडिया में डेटा की प्रॉब्लम के बारे में। हम में से कई लोग किसी की निगरानी में होंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। दूसरा भाग है कि हमारा डेटा कैसे आम तौर पर बेचा जाता है जैसे वो कोई सब्जी या फिर फल। और इन चीज़ों के बारे में स्निग्धा पूनम और समर्थ बंसल ने डिटेल में बात करी अपने आर्टिकल में। और ये सब्जेक्ट और भी रेलेवेंट हो गया है जब एक तरफ लोगों की व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशंस लीक हो रही है और दूसरी तरफ व्हाट्सएप ने एक नई प्राइवेसी पॉलिसी निकाली है जो अब डिले हो गई है। इसलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें कितनी कम जानकारी होती है अपने ही डेटा के बारे में और इंडिया में कैसे एक इलीगल डेटा की $multi-million इंडस्ट्री क्रिएट हो गई है। अब आयुषी के केस पर वापस आते हैं। बहुत अच्छी चांस है कि उनके फ़ोन में पहले से ही कोई स्पाईवेयर ऐप या फिर सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड था। हो सकता है उनके पति ने खुद डाउनलोड किया हो या फिर उन्होंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव की मदद ली हो। अब आप पूछेंगे कि कौन ऐसी चीज़ें करता है, कोई प्राइवेट डिटेक्टिव क्यों हायर करेगा? पर एक्चुअली ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। कई हस्बैंड और वाइफ्स ये हायर करते हैं प्राइवेट डिटेक्टिव्स को ये जांचने के लिए कि उनके पोटेंशियल हस्बैंड और वाइफ कैसे हैं। इनफैक्ट कन्वर विक्रम सिंह जो एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट डिटेक्टिव्स एंड इन्वेस्टिगेटर्स के चेयरमैन हैं, वो कहते हैं कि प्राइवेट डिटेक्टिव्स 40,000 में हायर किए जा सकते हैं और ऐसी एप्स बहुत कॉमन है। और ये जो स्पाईवेयर एप्स हैं ये कोई नई एप्स नहीं है, ये कई साल पहले पॉपुलर हुई थी। और गेस करिए किन के बीच ये पॉपुलर हुई थी? पेरेंट्स अपने बच्चों पर निगरानी रखना चाहते थे कि वो कहाँ जा रहे हैं और किससे बात कर रहे हैं, इसलिए वो ये ऐप्स उनके फोन में डाउनलोड करते थे। जैसे एक पॉपुलर एग्जांपल है जो बच्चों की लोकेशन, SMS, कॉल हिस्ट्री, इंटरनेट ब्राउजिंग हिस्ट्री और फोटोज ट्रैक कर सकती है। और ऐसी ऐप्स के नए वर्जन तो सोशल मीडिया हिस्ट्री भी ट्रैक कर सकती है, चाहे वो फेसबुक हो या फिर व्हाट्सएप। और क्या कॉस्ट होती है ऐसी ऐप्स की? बस 1000 से 2000 रुपये हर महीना। आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि ये तो ऑब्वियसली इलीगल है, पर इंडिया में ऐसी ऐप्स को खरीदना या फिर बेचना इलीगल नहीं है। अगस्त 2020 में गूगल ने जरूर रिस्ट्रिक्शंस डाली ऐसी ऐप्स पे, पर हमारा लॉ हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। दूसरी जगह जहाँ रेगुलेशंस लैकिंग है वो है हमारा डेटा कैसे यूज किया जाता है। आयुषी साहब की कहानी से अब चलते हैं अनवर हुसैन की कहानी में। अनवर हुसैन अपने बेटे के नीट रिजल्ट चेक कर रहे थे। रिजल्ट चेक करने से पहले ही उनको एक कॉल आता है और महिला उनके बेटे का रजिस्ट्रेशन नंबर भी जानती है। वो महिला बोलती है कि आपके बेटा पास तो हो गया है पर उसके नंबर इतने अच्छे नहीं है, इसे किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लाना बहुत मुश्किल है पर मैनेज ज़रूर हो सकता है। इसका सिंपल शब्दों में मतलब है कि आप हमें पैसे दीजिए और हम आपके बेटे का एडमिशन करा देंगे। अब आप इमेजिन करिए कि आपने रिजल्ट चेक भी नहीं करे और एक सेल्स पिच वैसे ही रेडी है। अनवर हुसैन ने वही किया जो कोई भी इंडियन पेरेंट करने का सोचता। उन्होंने ठान लिया कि इतने कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में वो अपने बेटे का अच्छे कॉलेज में ही एडमिशन कराएंगे। इसलिए उन्होंने अपने गांव की ज़मीन बेच दी और सारी लाइफ सेविंग्स भी इन्वेस्ट कर दी इस एडमिशन फिक्सर को 2.5 लाख देने के लिए। बाद में उनको पता चला कि एक स्कैम था। ये उदाहरण दिखाता है कि हमारा डेटा एक्चुअली यूज़ कैसे किया जाता है और इस बिजनेस के पीछे लोग हैं जिन्होंने एक नया प्रोफेशन क्रिएट किया है, डेटा ब्रोकर्स, यानी कि सिंपल भाषा में डेटा दलाल। डेटा ब्रोकर्स वो कंपनीज हैं जिनके पास आप जाते हो और किसी भी डेटा की डिमांड करते हो तो वो आपको वो डेटा देते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इन्वेस्टिगेशन करी और ये पाया कि वो डेटा ब्रोकर्स से कार ओनर्स, कॉर्पोरेट्स, क्रेडिट कार्ड होल्डर्स और प्रोफेशनल्स का डेटा मांग सकते हैं। और बस आम लोगों का डेटा नहीं, इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने ये भी पाया कि वो बॉम्बे के हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के बारे में भी डेटा मांग सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये डेटा लो क्वालिटी का है या फिर फेक है। इकोनॉमिक टाइम्स ने एक अपनी इन्वेस्टिगेशन करी और ये कंफर्म करने के लिए कि डेटा एकदम वेरीफाइड है, एक्चुअली कस्टमर्स को कॉल किया और उन्होंने ये देखा कि जहाँ एक कस्टमर के बारे में लिखा हुआ था कि उन्होंने eBay से एक गैस स्टोव खरीदा था, एक चूल्हा खरीदा था, और उन्होंने कॉल करके पाया कि कस्टमर ने वास्तव में खरीदा था। डेटा की दलाली कोई नई चीज नहीं है,
ओरिजिनल डेटा ब्रोकर्स वो दुकानदार थे जो सिम कार्ड बेचते थे, क्योंकि 10 साल पहले सिम कार्ड ही सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट होता था। इनफैक्ट एनडीटीवी के एक 2011 के आर्टिकल ने दिखाया कि कैसे एयरटेल का पोस्टपेड डेटाबेस 20 पैसे पर नंबर पे मिल सकता है। तो अब जानने की कोशिश करते हैं कि आपका डेटा ब्रोकर्स के पास पहुंचता कैसे है। सबसे पहला तरीका है, जब आप अपना डेटा देते हैं पर आपको कोई भी जानकारी नहीं होती कि वो यूज कैसे होगा। जैसे जब आप एक जॉब के लिए एक ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो वो कंपनी आपका डेटा फिर बेच सकती है पैसा कमाने के लिए। प्राइवेसी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सबसे कॉमन जड़ डेटा लीक्स की है एम्प्लॉयज जो कस्टमर डेटाबेसेस को हैंडल करते हैं और उन कंपनीज में काम करते हैं। जैसे हो गए बैंक एम्प्लॉयज, हॉस्पिटल्स, क्रेडिट कार्ड कंपनीज और कार डीलरशिप्स। इनके पास हमारा डेटाबेस होता है और ये इन डेटाबेस को बेच के पैसा कमा लेते हैं। कंपनीज के एम्प्लॉयज के अलावा आईटी कंपनीज जो उनके ऑपरेशंस हैंडल करती है वो भी इस डेटा को बेच सकती है। जैसे 2018 में 3 आईटी कंपनीज के ओनर्स को अरेस्ट किया था जब वो 8 लाख क्लास 10 और क्लास 12 स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स का डेटा बेच रहे थे। और ये ऑनलाइन ही नहीं ऑफलाइन भी हो सकता है। अनिल कुमार जो साइबर पुलिस स्टेशन में काम करते हैं गुड़गांव के, वो कहते हैं कि जब आप एक फीडबैक फॉर्म भी भरते हैं ना एक रेस्टोरेंट के, वो भी डेटा बेचा जा सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये क्लियर नहीं है कि वो कंपनी जो हमारा डेटा बेच रही है वो कुछ इलीगल काम भी कर रही है। हमारा डेटा कैसे यूज होगा वो यूजुअली उस कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसी डिक्टेट करती है, पर उनकी प्राइवेसी पॉलिसीज में कई कंपनीज कहती हैं कि वो थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स को हमारा डेटा दे सकती हैं। तो जब हम फॉर्म पर टिक मारते हैं या फिर ऐप में एक्सेप्ट बटन दबाते हैं, हम उस प्राइवेसी पॉलिसी से अग्री कर लेते हैं, चाहे हमें कुछ पता हो या ना पता हो। दूसरा तरीका जिससे डेटा ब्रोकर्स को हमारा डेटा मिल जाता है वो है खराब सिक्योरिटी की वजह से डेटा लीक्स। जैसे 2019 में 1 लाख से ज्यादा आधार नंबर्स लीक हो गए थे जब सरकारी वर्कर्स की अटेंडेंस का रिकॉर्ड बिना पासवर्ड के प्रोटेक्टेड था। फेब 2020 में 10 लाख से ज्यादा मेडिकल रिकॉर्ड्स और 12 करोड़ से ज्यादा मेडिकल इमेजेस इंक्लूडिंग एक्सरेज और स्कैन्स लीक हो गए थे। करीब 3 करोड़ इंडियन जॉब सीकर्स का डेटा भी लीक हो चुका है डार्क वेब पे। और हाल ही में जून 2020 में 100 GB से ज्यादा 1 लाख इंडियंस का डेटा लीक हुआ था उनके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो किसी ने डार्क वेब पर खरीदा था बिटकॉइन के द्वारा $4,800 के लिए। तो डेटा ब्रोकरिंग कंपनीज क्या करती है, इन लीक्स की एडवांटेज लेकर ये डेटा ले लेती हैं, इसको और ढंग से ऑर्गेनाइज कर लेती हैं और फिर इसको दूसरी कंपनीज को बेच देती हैं। तीसरा तरीका है कि कुछ लोग फेक वेबसाइट्स बनाते हैं और कुछ नादान लोग ये समझ के कि वो फेक वेबसाइट्स रियल है अपना डेटा उनको दे देती हैं। फ्लिपकार्ट, व्हाट्सएप, फेसबुक और कौन बनेगा करोड़पति जैसी कई पॉपुलर वेबसाइट्स की कॉपी बनाई गई है लोगों को स्कैम करने के लिए। अब आप पूछेंगे कि कंपनीज ऐसे डेटा का करती क्या है। मेनली 2 चीज। पहला है मार्केटिंग। कंपनीज के लिए ये डेटा बहुत ही वैल्यूएबल है क्योंकि वो आपको टारगेट करना चाहती है अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए। जैसे मंजुनाथ देसाई एक वेबसाइट पर गए थे इंश्योरेंस प्लान्स कंपेयर करने के लिए। थोड़ी ही देर बाद इंश्योरेंस कंपनीज उनको कॉल करने लग गई कि आप हमारा प्लान खरीदिए। और दूसरा पर्पस है फ्रॉड करना, जैसे हमने अनवर हुसैन के केस में देखा था। पर सबसे कॉमन फ्रॉड है बैंक फ्रॉड। जैसे राहुल डे जो IIM के प्रोफेसर हैं, वो कहते हैं सबसे कॉमन तरीका स्कैमिंग के लिए है आपका OTP लेना। तो जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको आपका डेटा मिल जाता है, उनको पता चल जाता है कि आपका नाम क्या है, आपका नंबर क्या है, आपकी बर्थ डेट क्या है। तो वो बैंक ऑफिशियल्स बन जाते हैं फोन पे और वो आपका कॉन्फिडेंस जीत लेते हैं कि देखो हमें तो ये सब जानकारी पता है, और फिर वो आपसे आपका OTP और CVV मांग लेते हैं और स्कैम कर देते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं वो दुकानदार जो मोबाइल सिम्स बेचते हैं, और इनका कई बार तालमेल भी होता है उन क्रिमिनल से जो ज्यादातर झारखंड में बेस्ड होते हैं, जैसे हमने नेटफ्लिक्स ओरिजिनल जमात्रा में देखा था। इसके अलावा आपके डेटा के कई बेनिफिट्स हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज भी आपका डेटा यूज कर सकती है कैंपेनिंग में टारगेट करने के लिए। पर ब्रॉडली 2 चीजों के लिए ये यूज किया जाता है, मार्केटिंग और फ्रॉड्स। चलिए, हमने इतने सारे डेटाबेसेस की बात करी, आप गेस करिए कि कौन सा आज की तारीख में डेटाबेस सबसे वैल्यूएबल है। हिमांशु भट्ट जो पहले एक डेटा ब्रोकर होते थे, वो कहते हैं कि स्टूडेंट डेटाबेस। उनके हिसाब से वो एक गोल्ड माइन है। वो चेन्नई का इंसिडेंट याद है आपको, जब 3 कंपनी ओनर्स अरेस्ट हुए थे। वो लोग तब अरेस्ट हुए थे जब पेरेंट्स को कंटिन्यूसली कॉल आ रहे थे प्राइवेट कॉलेजेस से कि हम आपको ये ऑफर दे रहे हैं, अपने बच्चे को हमारे कॉलेज में भर्ती कर दीजिए। तो हो सकता है इन स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स का डेटा लीक कर दिया हो इन IT कंपनीज ने प्राइवेट कॉलेजेस को, फिर प्राइवेट कॉलेजेस इन पेरेंट्स को कॉल कर रहे थे। और हम में से किसी को भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए ये जान के कि हमारे देश में स्टूडेंट डेटाबेस बहुत वैल्यूएबल है। ऐसा देश जहाँ इतनी सी सीटें हैं और इतने सारे बच्चे, और जहाँ पेरेंट्स ये मानते हैं कि एजुकेशन ही एक जरिया है लोगों की ज़िंदगी सुधारने के लिए, तो पेरेंट्स तो कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे।
और इसीलिए वो एडमिशन फिक्सर्स यानी कि डेटा ब्रोकर्स और डेटा दलाल के जालों में फंस जाते हैं। जैसे हमने अनवर हुसैन के साथ देखा, इन्होंने अपनी जमीन और लाइफ सेविंग्स दे डाली स्कैम के चक्कर में। और कई जर्नलिस्ट ने बताया कि कितना आसान है ऐसा डेटाबेस को पाना। 2020 का नीट डेटाबेस तो $20 में ही मिल गया था। और एक डेटा ब्रोकर ने बताया कि ये डेटा नीट के एम्प्लॉयज ही लीक करते हैं। पर इस सब्जेक्ट पर सब कुछ नेगेटिव नहीं है। एक्चुअली एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ आपको पहले देते हैं कि 2019 में इंडियन पार्लियामेंट ने एक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल सबमिट किया था, जिसके तहत कंपनीज को एक्सप्लिसिटली बाय इन मांगना पड़ेगा कस्टमर्स से उनका डेटा शेयर करने से पहले। उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि वो क्यों इस डेटा को शेयर कर रहे हैं, उससे क्या करेंगे, और फाइनली उनको ऑप्शन देना पड़ेगा जिससे कस्टमर्स अपनी कंसेंट विड्रॉ भी कर सकते हैं। और बैड न्यूज़ ये है कि अगर ये बिल एक लॉ बन जाता है तो वो लॉ एक ऑर्गेनाइजेशन पर लागू नहीं होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसी वजह से गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से इंडिया की डेटा प्रोटेक्शन और खराब हो सकती है। और इसके लिए 3 छोटे से उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है फेसबुक और कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैम का 2016 में, जहां कैम्ब्रिज एनालिटिका पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट दे रही थी फेसबुक डेटा यूज करके कुछ स्पेसिफिक यूजर्स को टारगेट करने के लिए। अब आप देखिए ये इंडिया में भी हो सकता है, या कोई पॉलिटिकल पार्टी आपका डेटा लेकर आपको स्पेसिफिक एड्स दिखाएगी या आपको आर्टिकल दिखाएगी जिससे आपका मन बदल जाए किसी भी लीडर के बारे में। दूसरा है आरोग्य सेतु ऐप, जिसको हम में से कई लोगों ने यूज किया था पैंडेमिक के दौरान, पर हमारी सरकार ने हमारे डेटा को इतने ढंग से सिक्योर नहीं किया। जैसे पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कोविड-19 पेशेंट का ही डेटा लीक कर दिया। और तीसरा उदाहरण जो और भी डरावना हो सकता है वो है कि अब इंडियन पुलिस फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी यूज कर रही है अपने काम के लिए। पर ये टेक्नोलॉजी कोई फुल प्रूफ नहीं है। इनफैक्ट 2018 में दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को कहा था कि इसकी एक्यूरेसी 2% से भी ज़्यादा नहीं है। और एक एफिडेविट के हिसाब से ये टेक्नोलॉजी लड़के और लड़कियों में डिफरेंस भी नहीं बता पाती। तो ये टेक्नोलॉजी कुछ लोगों को स्पेसिफिकली टारगेट भी कर सकती है और कुछ लोगों को रॉन्गफुली अरेस्ट भी कर सकती है। अब चाहे ये प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, पर इसके सोल्यूशंस इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बल्कि बहुत आसान है। सबसे अच्छा तरीका इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का है अवेयरनेस बढ़ाना। एक सर्वे के हिसाब से करीब 75% पार्टिसिपेंट्स ने कभी कोई प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ी ही नहीं। और एक्चुअली हम में से कई लोगों को नहीं पता होता है कि प्राइवेसी पॉलिसी क्या होती है और हम कितना अपना डेटा कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए अवेयरनेस कैंपेन्स की बहुत सख्त जरूरत है इंडिया में। जैसे AIB ने बहुत पहले नेट न्यूट्रलिटी के बारे में अवेयरनेस बढ़ाई थी। You should be able to access all data on the internet at the exact same speed. आप भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसके बारे में और बात कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर करके या फिर उन आर्टिकल्स को शेयर करके जो डिस्क्रिप्शन में है। दूसरी चीज़ है कि आपको और सतर्क रहना चाहिए। क्या आपको पता था कि जब भी आप अपना मोबाइल फ़ोन किसी पब्लिक प्लेस में चार्ज करते हैं, चाहे वो कैफ़े हो या फिर एयरपोर्ट हो, आपका पर्सनल डेटा अटैकर्स ले सकते हैं? शायद आपको नहीं पता था। इस वीडियो के पहले क्या आपको पता था कि जब आप फीडबैक फॉर्म भी भरते हैं एक रेस्टोरेंट में, वो डेटा भी बेचा जा सकता है? तो शायद आपको नहीं पता था। इसलिए जब भी आप अपना डेटा भरें अब, तो आपको पता होना चाहिए कि वो डेटा बेचा जा सकता है और मिसयूज़ किया जा सकता है। तो आखिरी में मैं कहूँगा, सबसे पहले अपनी अवेयरनेस बढ़ाएं, फिर दूसरे लोगों की, और फिर सरकार से एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल की मांग करें। अगर हम सब ये करेंगे तो जो आयुषी साहा या फिर अनवर हुसैन के साथ हुआ वो शायद दूसरे लोगों के साथ नहीं होगा।